चलिए भाई, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में, जरा बता दीजिए। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन के बारे में बातें हो गई थी। है तो ये गजब का ही स्टेबल, क्या है, गजब का स्टेबल है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि अपने सिलेबस में नहीं है। मुद्दे की बात क्या है, अपने सिलेबस में नहीं है, तो फालतू में खोपड़ा खराब इस पर करना नहीं अपने। ये इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि इसके सामने रेजोनेंस वाले भी क्या बोल जाते हैं, टैं। ये हमारे सामने है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, और इसके सामने कौन लग जाए, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो इवन बेंजाइल कार्बोकेटाइन की भी इसके सामने कोई औकात नहीं होती। बेंजाइल कार्बोकेटाइन की भी इसके सामने कोई औकात नहीं है। और अगर इसी में ही इसकी कौन कौन सी पोजीशन पर, ये देखिए आपने देखा था कौन कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व था हाइपर कॉन्जुगेशन में, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 2, 3 एंड 2, 4 इन्वॉल्व था। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया था कि नहीं आया था। अगर इन पर भी अगर हम कोई और फर्दर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगा दें तो स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपने यहां पर मिथाइल लगा दिया, तो एक बार सोचिए जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 अल्फाइड्स बढ़ जाएंगे। क्लियर। तो जैसे जैसे यहां पर आप मिथाइल ग्रुप लगाते चले जाओगे तो स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। हालांकि ये टोटली कैसी बातें हैं, फर्जी। नीट का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर अपन पूरा अपन ही पेपर बनाते आखिरी तक तो अपन इन बातों पर कभी डिस्कशन नहीं करते। लेकिन गलती से किसी ने मेजर में डाल दिया और अपना गलती से क्वेश्चन नहीं हुआ तो अपन सुलटने का डर रहता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ये लीजिए आखिरी, बस इससे ज्यादा खोपड़ा खराब नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर अपने पास ये कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं और हमसे कंपेयर करने को बोलता है स्टेबिलिटी, सो व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकेटाइंस। ये केवल 3 मेंबर रिंग के सामने की खेला है, किसके सामने, 3 मेंबर। तो यहां पर एक 3 मेंबर, यहां 2 और वहां पर 3, पगला जाता है भाई स्टेबिलिटी में, वो एकदम क्या हो जाता है, पागल। गजब की स्टेबिलिटी है इसकी, कैसी स्टेबिलिटी है, गजब की ही स्टेबिलिटी है, एकदम पगला ही जाता है। ये नीट में इनमें से कोई नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन इनमें से नीट में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, साफ बोलता हूं। नेक्स्ट जो आएगा वो है शानदार ब्रेड्स रूल। किसकी बात करेंगे, ब्रेड्स रूल पर हम चर्चाएं करेंगे। नीट 2016 में पहली बार उसका इंट्रोडक्शन करवाया गया था। नीट ने तबाही मचाई थी 2016-2013। अगर गलती से वैसा क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया ना तो मैं बता रहा हूं मायूसी छा जाएगी, एकदम पागल से हो जाएंगे बच्चे, क्या करें और क्या ना करें सोचकर। लेकिन हमें हर लेवल पर लेकर चलना है। इजी आ जाए तो भी तैयार, मीडियम आ जाए तो भी तैयार, टफ आ जाए तो भी तैयार। इस बार इसलिए लौट आए क्योंकि मीडियम इजी आ गया था। फिर बोलोगे सर टफ आ गया था, फिर वो अपने से पूछ के पेपर बनाएगा, भाई पेपर बना दिया चेक कर ले एक बार तू, वरना फिर मेरे को ब्लेम कर देगा इस बार तूने मीडियम बना दिया, मैं इजी और टफ की तैयारी करके आया था। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट हमारे सामने है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल के बारे में हम बात करना चाहते हैं। लीजिए इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाइड पढ़ेंगे, जितना अपने काम का है उतना पढ़ेंगे, फालतू का दिमाग खराब इस पर नहीं करने का है। जितना अपने काम का है उतना ही हम पढ़ेंगे। चलिए लिखिए इसकी डेफिनेशन। इन ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, उनको छोड़ दो कोई मतलब नहीं है, तुम भी अंदर से लालची हो कि लिख तो लेते ही हैं। इन ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, इन ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, आज कार्बोकेटाइन की कुंडली आपके हाथ में होगी, खतरनाक तरीके से केटाइन का आज डिस्कशन चलेगा भाई। इसके बाद आप कार्बोकेटाइन का कोई क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हैं। इन ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड, ब्रिज हेड एटम, ब्रिज हेड एटम, in bridged bicyclo compounds, bridge head atom can't be sp2 hybridized, can't be sp2 hybridized. हाँ bridge head atom in bridged bicyclo compound, bridge head atom can't be sp2 hybridized if rings are less than 8 membered, if rings are less than 8 membered. बाइसाइक्लो में कितनी रिंग होती है, 2। if rings are less than 8 membered, दोनों में से कोई सी भी रिंग 8 या 8 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यह रूल तभी वैलिड है जब दोनों रिंग या तो 7 की हैं या 7 से भी छोटी है। क्लियर। चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। बाइसाइक्लो को 2 कैटेगरी में अपन रख सकते हैं। बाइसाइक्लो कौन से हैं, बाइसाइक्लो
देखिए कुछ तो अपनी बातें हो चुकी हैं, रेजोनेंस एनर्जी में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है। एक हमारे सामने है फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। कैसे होते हैं? फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। फ्यूज्ड बाइसाइक्लो के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था ब्रेड्स ने, इन पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। किस पर दी है? ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। तो सर ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लो क्या होते हैं? जब दो रिंग्स के बीच में दो एटम कॉमन होते हैं, एटलीस्ट दो नहीं बोला, दो ही कॉमन होने चाहिए। ये देखिए, ये दोनों जो एटम्स हैं दोनों रिंग्स के अंदर क्या है? कॉमन है। इसे हम फ्यूज्ड बोलते हैं। याद करो मैंने आपको बताया था कि जब रिंग्स को फ्यूज कर देते हो तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कम हो जाती है। नंबर ऑफ रिंग्स के बढ़ने से रेजोनेंस एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कम होती चली जाती है। तो इसे फ्यूज्ड बाइसाइक्लो बोलते हैं। और जहां पर ये दोनों रिंग कनेक्टेड है, जो एटम्स कॉमन है, उन्हें हम ब्रिज हेड एटम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ब्रिज हेड एटम का नाम इसे हम देते हैं। बताइए इसके बारे में कोई बातें ब्रेड्स ने की थी क्या? नहीं। तो बोलता है यहां कुछ भी करो तुम, sp2 लाओ मत लाओ उसको कोई टेंशन नहीं है। बताइए अगर हमारे सामने ये वाला कार्बोकेटाइन आ जाए तो क्या इस कार्बोकेटाइन का एग्जिस्टेंस है? दिस कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट। क्या इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारा ब्रिज्ड बाइसाइक्लो नहीं है। यहां पर तो sp2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर अगर अपन पूछे क्या डबल बॉन्ड आ सकता है? बिंदास आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, यहाँ sp2 से परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सर फिर परेशानी किसमें है? परेशानी है ब्रिज्ड बाइसाइक्लो में। तो सर ये बताओ ब्रिज्ड बाइसाइक्लो क्या होते हैं? लीजिए आपके सामने मौजूद है क्या? ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। ब्रिज्ड बाइसाइक्लो में क्या होता है कि दो रिंग्स में एट लीस्ट कितने एटम कॉमन होने चाहिए? 3। दो रिंग होंगी और उनमें कम से कम 3 एटम्स क्या होने चाहिए? कॉमन। पहले मैं आपको ब्रिज्ड बाइसाइक्लो बनाना सिखाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने ये पहले सबसे पहले क्या बनाई है? 6 मेंबर्ड रिंग। कौन सी रिंग बनाई है? 6। क्या मैं ऐसे ही बना सकता हूं? नहीं। मैं इसी 6 मेंबर्ड रिंग को, ध्यान से सुनते ना भाई लोगों, मैं इसको 6 मेंबर्ड को ऐसे भी बना सकता हूं। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आपत्ति है, परेशानी है तो बताइए। दोनों एक ही मामला है। यस, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल। अब देखो इन दोनों एटम्स के बीच में एक एटम कम से कम हमें रखना पड़ेगा, ये बनता है ब्रिज। क्या बनता है? ब्रिज। ये देखो इनमें इन दोनों एटम्स के बीच में कोई एटम आया क्या? नहीं। तो ये फ्यूज्ड होते हैं। और इन दोनों के बीच में एक एटम आया क्या? यस। तो एटलीस्ट एक एटम यहां पर आना चाहिए। या ये बोल दीजिए 1 2 3, ये 3 एटम दो रिंग में कॉमन मिलेंगे। 1 2 3 कितने में कॉमन मिलेंगे? 2 रिंग में कॉमन मिलेंगे। जैसे ये 2 कॉमन है, एक तो इधर वाले में कॉमन है, एक इधर वाले में कॉमन है, ऐसे ही ये 3 एटलीस्ट कॉमन होने चाहिए। देखने से पता चल जाएगा ये फ्यूज्ड है और वो ब्रिज्ड है। क्लियर? अब इसमें भी बनाइए सर, ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या बनाना है? ब्रिज। ये बना दिया। अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कट नहीं कर रहा है। आप जानते हैं चीजें 3D की हैं और हमें कहां बनानी पड़ रही है? 2D में। तो ये दोनों बॉन्ड आपस में कट नहीं कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ये हवा में है। किसमें है? हवा में है। और बनाइए सर, बिल्कुल बना सकते हैं, ध्यान से सुनते रहना। ये हमारे सामने मान लीजिए दिया हुआ है 6 मेंबर रिंग, और इसी 6 मेंबर रिंग को अपन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। आप जानते हैं इसकी जरूरत हमें टोटोमेरिज्म में भी पड़ेगी। कहां पड़ेगी? टोटोमेरिज्म में भी पड़ेगी। दोनों 6 की रिंग है। यस। इस बार देखो इनके बीच में अपन ने 2 एटम कॉमन कर दिए हैं, एक, फिर यहां पर हमारे सामने दूसरा, ये लो। ये कैसा है? ब्रिज्ड बाइसाइक्लो है। तो क्या सर उसमें भी बना सकते हो? यस। ये देखो पहला एटम कॉमन, ये दूसरा एटम कॉमन, और ये बना दिया है। ये वाले जो एटम्स हैं, ये जहां पर ब्रिज टिका हुआ है, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड एटम। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं भाई लोगों? ब्रिज हेड एटम के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी कौन से एटम्स हैं? ब्रिज हेड। ये भी कौन से एटम्स हैं? ब्रिज हेड। इसी के बारे में ब्रेड्स बातें कर रहा था कि ये sp2 नहीं हो सकते। आप खुद सोचिए कैसे होंगे sp2? ब्रिज बनाने के लिए तो ये आपको एक प्लेन में होने ही नहीं चाहिए। आप सोचिए ब्रिज कैसे बनेगा? ब्रिज तब बनने लगेगा जब ये यहाँ टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट रहेगा। कैसा एनवायरमेंट रहेगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल पर खटैक से ब्रिज बनता है। आप अगर मान लीजिए sp2 बात कर रहे हैं तो बताइए कैसा रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं है? बताओ ब्रिज कैसे बनाओगे? इससे बन सकता है क्या? नहीं। क्योंकि ब्रिज बनाने के लिए तो हम जानते हैं ये ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए, और ये ऐसे आना चाहिए। ये देखिए गौर से, क्या ये टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट है? यस। अब देखना खटक से ब्रिज बनेगा। यहां पर ये बन गया।
बना कि नहीं बना? अगर टेट्राहेड्रल से बनता है तो फिर ट्राइगोनल प्लेनर से कैसे बन सकता है? आप खुद सोचिए, आपको ये बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे, झुकाने पड़ेंगे कि नहीं झुकाने पड़ेंगे? जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो जो आपके बॉन्ड हैं वो कहां पर लाई करते हैं? सेम प्लेन में। ये लो ऐसे हैं। अब आपको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाने के लिए आप देखो कैसा बना हुआ है, ये ऐसे आएंगे सारे के सारे, ऐसे होना ही पड़ेगा ही। और ऐसे होना पड़ेगा तो क्या डेवलप होने लगेगा? एंगल स्ट्रेन। क्या डेवलप होने लगेगा? एंगल स्ट्रेन डेवलप होने लगेगा। और एंगल स्ट्रेन डेवलप होने लगेगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होने लगेगा। तो यही बोल रहा है कि अगर रिंग साइज कितने से छोटी है? 8 से छोटी है तो यहां sp2 मत लाना, क्योंकि 8 की रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आप जानते हैं पहली बार 8 की रिंग सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट करती है, किसके अबाउट? एंडोसाइक्लिक पावर 1। बोला था कि नहीं बोला था? सिस साइक्लो ऑक्टीन, ट्रांस साइक्लो ऑक्टीन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? सिस और ट्रांस दोनों में आ जाता है। और 8 की रिंग और उसके बाद की रिंग कभी एंटी एरोमेटिक भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नॉन प्लेनर हो जाती है, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। छोटी रिंग्स के बाद फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो वहां पर sp2 नहीं आ सकता है। इस बात को समझना। मैं इसी को दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, दूसरे तरीके से समझना मेरी बात को। मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है, सोचना अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर ये हमारे सामने दिया हुआ, क्या ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है? क्या यहां पर पाई बॉन्ड आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। आपके दिमाग में ये आएगा कि सर मुझे रिंग साइज डिटरमाइन करने में दिक्कत आती है। तू कहीं से शुरू करके कहीं खत्म कर, कोई भी रिंग तेरे को, एक भी रिंग अगर 8 की मिल गई तो ये बात वैलिड नहीं होगी। ये 8 से बड़ी मिल गई, अगर नहीं मिली तो फिर ये बात वैलिड होगी। सर मुझे बहुत दिक्कत आती है, अरे तू कहीं से भी चेक कर ले, गलती होगी नहीं तुझसे। मान लीजिए तू रिंग साइज यहां से डिटरमाइन करने लगा, यस 1, ये कितने की है 2, ये कितने की है 3, ये कितने की है 4, और यहां चला गया 5, वापस लौट के आ गया। कितने की रिंग दिखाई दी तेरे को? 5। क्लियर? इनफैक्ट इसमें 5 5 की 2 होती है, लेकिन तू कैसे भी देखना तेरे से गलती नहीं होगी। दूसरा तरीका देख, मान लीजिए तूने यहां से शुरू किया, कितना? यहां से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये देखो ये जो एटम मैंने बताए हैं ये दोनों में कॉमन है कि नहीं है? 5 5 की 2 रिंग यहां पर है। नहीं सर मैं गलती कर दूं, तू कहीं से चला जा, तेरे को 6 की मिलेगी नहीं इसमें, मतलब 8 की मिलेगी नहीं। सर मैंने अगर ये देख लिया तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, फिर भी 6 ही आई ना, 8 तो नहीं आई। परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। यही पेट्स ने बोला है कि इन ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर नहीं आ सकता। अब ध्यान से सुनना, क्या मुझे बता सकता है कि ये पाई बॉन्ड सिस कॉन्फ़िगरेशन में है या ट्रांस में है? गौर से देखकर बता, ये पाई बॉन्ड सिस कॉन्फ़िगरेशन में है या ट्रांस में है? गौर से देख के बता, सिस में है कि ट्रांस में? और ट्रांस में पाई बॉन्ड सबसे पहले तब आता है जब रिंग कितने की होती है? 8 की। सिस साइक्लोऑक्टेन, ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। कभी तूने पढ़ा है ट्रांस साइक्लोहेक्सीन? पढ़ा है आज तक? सिस साइक्लोहेक्सीन भी नहीं लिखता, केवल क्या लिखता है? साइक्लोहेक्सीन। बाय डिफॉल्ट हमें पता है वो किस में होता है? सिस में। तो ये बात हो ही नहीं सकती। ये जो कंपाउंड आपने लिखा है इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। ये क्या होता है? डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपने sp2 बना दिया, ये रहा ब्रिज हेड वाला, और रिंग कोई भी आपके 8 की इसके अंदर है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से हम केटाइन वगैरह पर बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहना। मान लीजिए आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने ये कार्बोकेटाइन दे दे, ध्यान से सुनते रहना। ये बना दो या ये बना दो, एक ही बात है कि अलग बात है? बताते रहो, एक ही बात है। अगर मान लीजिए मैंने ये बना दिया और यहां पॉजिटिव चार्ज टिका दिया, बताइए ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ये तो ब्रिज हेड एटम की हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बना दी? sp2। और ये हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी रिंग इसमें 8 या 8 से बड़ी नहीं है। ये प्रेट्स रूल का सरेआम उल्लंघन कर दोगे आप, तो यहां पर ये नहीं एग्जिस्ट करता है। सर इसमें कैसे दिखाई देगा? इसमें ऐसे दिखाई देगा। बताइए ये एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं, डजंट एग्जिस्ट। ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। डजंट एग्जिस्ट का मतलब है बेटा ये अगर कभी दिखाई दे जाएं तो ये लिस्ट स्टेबल होंगे। क्या होंगे? लिस्ट स्टेबल, जहां ऐसे ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे। बताओ यहां पॉजिटिव से कोई दिक्कत है क्या? नहीं। खुद सोचो, ये देखो 120 का एंगल, देखो है कि नहीं है? कोई दिक्कत ही नहीं उसको तो भाई। चलिए इधर अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है, ध्यान से तबियत से सुने। क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? नहीं। गौर से देख, कोई रिंग तेरे को 8 की दिख रही है, कहीं से देख तू, ये देख 1 2 3 4 5 6। सर एक तो 6 की दिखी, और देख 1 2 3 4 5 6 की दिखी सर। नहीं तू फिर से देख ले, कोई गलती हो जाए। 1 2 3
4 5 6, सर 6 की मिल रही, 6 से बड़ी मिली नहीं रही, तो ब्रेड्स रूल अप्लीकेबल है। ब्रेड्स रूल क्या है? तेरा मन करे वैसा देख, तेरा मन करे वैसा देख, कहीं से देख, कोई रिंग तेरे को 8 की दिखाई नहीं देगी, तो फिर ब्रेड्स रूल यहां पर अप्लीकेबल रहेगा। बताइए, अगर इसी को ही हम लिखना चाहें, इसी को ही हम लिखना चाहें, तो क्या भाई लोगों ऐसे लिखा जा सकता है? यस। इसमें यहां पॉजिटिव चार्ज आ सकता है क्या? नहीं। ये sp2 नहीं हो सकता, नहीं, ये हो नहीं सकता। यानी कि ब्रेड्स रूल का आप सरेआम क्या कर देंगे? उल्लंघन, डजंट एग्जिस्ट। तो यहां पर ये कार्बोकेटाइन भी हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या आप इस बात से पूर्णतः सहमत हैं? चलिए नेक्स्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें दिक्कत किस चीज से है पहले ये क्लियर कर लेना। हमें हमें किसी से दिक्कत नहीं है, आप हमें बताते हैं कि यहां दिक्कत हो सकती है। ये देखिए, बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ सकता है। गर्दनें तोड़ दूंगा राक्षसो। तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन से दिक्कत है कि पॉजिटिव से? तुम्हें दिक्कत किससे? रूल पढ़े एक बार वापस से। किससे? हाइब्रिडाइजेशन से। और राक्षस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, sp3 नोट 2। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 टेट्राहेड्रल में तो बढ़िया ब्रिज बनता है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यही तो मुद्दे की बात है। नेक्स्ट ध्यान से सुन, बता यहां पर कार्ब एनायन एग्जिस्ट कर सकता है क्या? हाँ, इसको क्या दिक्कत है? ये तो sp3 है। क्या है? sp3। हमें चार्ज से दिक्कत नहीं है सर, आप समझ नहीं रहे। हमें चार्ज से दिक्कत ही, हमें हाइब्रिडाइजेशन से दिक्कत है। हाँ, तो फिर ऐसा देखो ना, चार्ज देकर क्यों बौखला गए थे? नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों, अगर मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, क्या ये नेगेटिव चार्ज यहां आ सकता है? यस, डेफिनेटली आ सकता है। क्या ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है? क्या इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन आप कर सकते हैं? अगर आपके मन में है नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसको बर्बाद कर दोगे। इसको गलती नहीं, क्या कहते हैं? पाप। और पापी हैं आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो। बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है? sp2। तो क्या ये कॉन्जुकेशन में जाना पसंद करेगा? नहीं, इसकी ऐसी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो ये कार्ब एनायन आज भी कैसा है? sp3। याद करो, अगर कोई नेगेटिव या लोन पे कॉन्जुकेशन में है तो फिर sp2 हो जाएगा, कॉन्जुकेशन में नहीं है तो sp3। आज हमने मना कर दिया, ये कॉन्जुकेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये जाएगा तो बर्बादी उठा देगा। क्या उठा देगा? बर्बादी। इसका मतलब आप कहना चाहते हो लोकलाइज्ड है? यस, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। किस में जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में। छापिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। इसे बोलते हैं ब्रैड्स रूल। क्या बोलते हैं? ब्रैड्स रूल। पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था नीट 2016 में। खतरनाक पेपर बनाया था, एनसीईआरटी में नहीं है, नामो निशान नहीं है एनसीईआरटी में। नीट 2016 ने कोई एनसीईआरटी से बात नहीं की थी, जॉन टेलर इफेक्ट तक गया था। है क्या एनसीईआरटी में? और वहां पर आईआईटी वालों को सिखाया तो उसने कि देख मैं भी पूछ सकता हूं क्वेश्चन। पाइरोल के अंदर पूछा कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आज तक पेपर को हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं, आज तक बच्चे परेशान है उसमें कि इसको सॉल्व कैसे करूं मैं। कुछ ने तो आंसर याद कर लिया। हाँ देखो, आंसर याद है उसको। तो ऐसा नहीं है कि इजी आया था तो इजी ही आएगा, पेपर कैसा भी आ सकता है। नहीं, कुछ हो जाए आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, हल्का सा भी, तो फिर नहीं होगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर होगा, जाहिर सी बात है। जिंदगी में अब जब तक नीट ना दे लो ना, कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। दूसरा कोई मकसद नहीं है जिंदगी में, अभी दूसरा कोई टारगेट नहीं है। अभी क्या है? नीट। बाकी सारे काम जो आपके हैं उनको साइड में रख दो। जिंदगी में प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत जरूरी है, और जो प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं कर पाते ना लाइफ में, उनका कुछ नहीं होता है। ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, कोई मतलब नहीं है। डोंट बी एवरेज। पता नहीं है क्या बोलता है कई बार।
इंग्लिश तो मेरी भी खतरनाक है। मैंने वो 90 घंटे में फर्राटेदार इंग्लिश बोलो कोर्स किया है कॉलेज में प्लेसमेंट के टाइम पर, क्योंकि मैं जहां से हूं वहां पर अलग तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, पूरी पावर के साथ बोली जाती है। स्ट्रेंथ नहीं बोलते हमारे यहाँ, स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ नहीं बोलते, स्ट्रेंथ मतलब वर्ड में लगना चाहिए कि तुमने पावर लगाई है। जहां से भी उससे क्या फर्क पड़ता है, आप और हम सब एक ही जगह से हैं, इंडिया। सुलटा दिया है क्या? पाकिस्तान से नहीं, अब तालिबान से टीचर आया करेंगे। जिस टाइप की जनरेशन आ रही है, तालिबान से टीचर हायर करने ही पड़ेंगे एलन वालों को। साथ में वो AK-47 लाएंगे, उधर रखेंगे, पढ़ाएंगे, फिर वापस AK-47 उठाएंगे और ऐसे रखेंगे। किसी को समझ में नहीं आया क्या? आ गया सर, आगे बढ़े, वापस रख देंगे बंदूक को। इतना भयंकर सेटिस्फेक्शन आएगा। सल्टा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सल्टाएंगे। किधर से साफ करूं? इधर से साफ कर दूं ये वाला? भाई राक्षस यही टिका हुआ है तो कैसे काम चलेगा? ये लीजिए, इसके बारे में क्या आपके विचार हैं? क्या यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? ऐसा नहीं बोलेंगे सर, रिंग साइज देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है ब्रिज ऐड है तो कुछ भी हम फेंक देंगे, नहीं। रिंग साइज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा खेला हो चुका है कि नहीं है? तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, भले ही sp2 हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टिक का मतलब इसका एग्जिस्टेंस है। टिक का मतलब अगर अपन बात करना चाहें तो इसका एग्जिस्टेंस है। चलिए, तो ये था ब्रैड्स रूल। क्या था? ब्रैड्स रूल। अभी इस पर और भी बातें होंगी, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो तरोताजा है मामला दिमाग में। अभी तो तुम सुलटा ही दोगे इसको। इसका एप्लीकेशन आएगा चुपके से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, जहां तुम अल्फा एस खतरनाक तरीके से काउंट कर जाओगे और वहीं खेला हो जाएगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा जल्दी जल्दी छापा करो, बहुत धीरे धीरे छापते हो आप। सीधे लीडर से प्रमोट किए गए हो तुम। सीधे लीडर से कितने लोग आए हैं? एंथ्यूज से 1-2 हैं, कम फीस के चक्कर में। तू तो राक्षस पुराना पापी है। मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उतना तुम्हारा पढ़ने का है। सुलटा दिया है क्या? चलिए, एक और हमारे सामने आता है, वो अगला पॉइंट भी खतरनाक। जल्दी छापा करो भाई, बहुत धीरे धीरे छापते हो आप लोग। सुलटा दिया है क्या सभी ने? चलिए, नेक्स्ट, abnormal behavior of halogens। abnormal behavior of halogens। halogens बोलते हैं हम दूसरों से भी अलग हैं और हम आपस में भी अलग हैं। हेलोजेंस क्या बोलते हैं? हम दूसरों से भी अलग हैं और हम आपस में भी अलग हैं। यह हेलोजेंस का खेला है। बहुत ही गजब तरीके से आपको इसको समझने की कोशिश करनी है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, क्या करना चाहें? बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने ये है कार्बोकेटाइन। क्या है? कार्बोकेटाइन। और इसके बाजू में मैंने फ्लोरीन लगा दिया है। तो बताइए क्या फ्लोरीन यहां पर रेजोनेंस करेगा? यस। आप रेजोनेंस बोल दीजिए, बैक बॉन्डिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। होगा कि नहीं होगा? इसके पास वैकेंट और इसके पास लोन पेयर, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग के चांसेस हैं। यस। इसके पास यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 3। उसमें से वो एक शेयर कर सकता है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई, क्योंकि तो सिग्मा तो ऑलरेडी बन चुका है। और अगर अपन बात करना चाहें तो वीबीटी बोलता है एक ही बॉन्ड सिग्मा होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? पाई। तो यहां पर हमारे सामने जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 2p पाई, एंड कौन सा बनेगा? 2p पाई। हाँ या ना? चलिए, नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने इसके बाजू में कौन लगा दिया गया है? क्लोरीन। कौन लगा दिया गया है?
क्लोरीन। तो क्या क्लोरीन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस, हर हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो क्या ये भी बैक बॉन्डिंग कर पाएगा? जी हाँ। बताइए बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? 2p पाई एंड 3p पाई। बताइए कौन सी बॉन्डिंग बेटर है, ये वाली या वो वाली? ये बेहतरीन होती है, उस वो तो बहुत ही कमजोर। और आप जानते हैं ब्रोमीन के केस में तो कोई खेला ही नहीं होगा, बहुत घटिया लेवल की बैक बॉन्डिंग आपको दिखाई देगी यहाँ पर, अगर हुई भी तो बहुत ही घटिया। बताइए कौन सी होगी? 2p पाई एंड कौन सी रहेगी? 4p पाई। आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो आपने पढ़ा है आईओसी के अंदर ये होता है इनका ऑर्डर, ओवरलैपिंग का होता है कि नहीं होता है? सो इन ए ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर इज ओवरलैपिंग, इन ए ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर इज ओवरलैपिंग। इसी को या आप हैलोजन का क्या बोल देते हैं? प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट बोल देते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम। यहाँ पर क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम। ब्रोमीन का ना के बराबर प्लस एम है, क्या है? ना के बराबर प्लस एम। तो बताइए प्लस एम का ऑर्डर क्या आता है? आप ही बताइए। हैलोजन्स के केस में प्लस एम का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा कौन लगाएगा प्लस एम? कौन लगाएगा? फ्लोरीन, हाँ या ना? यस। फिर कौन लगाएगा? क्लोरीन। फिर कौन लगा देगा? ब्रोमीन। और फिर कौन लगा देगा? आयोडीन। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? ये इनके प्लस एम का ऑर्डर है। जरा इनके माइनस आई का ऑर्डर भी बता दीजिए भाई लोगों। माइनस आई का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा लगाएगा फ्लोरीन, फिर लगाएगा क्लोरीन, फिर लगाएगा ब्रोमीन और फिर लगाएगा आयोडीन। क्या मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करने वाला हूं? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, अपना कहीं काम नहीं आता मेरे, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। माइनस आई का ईएन बेस्ड होता है, आप अच्छे से जानते हैं, जिसकी ईएन ज्यादा उसका माइनस आई भी ज्यादा। अब आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ हैलोजेंस, इन केस ऑफ हैलोजेंस, इन केस ऑफ हैलोजेंस अगर अपन बात करना चाहें, माइनस आई डोमिनेट्स ओवर देयर प्लस आर। इन केस ऑफ हैलोजेंस माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आर। उनके माइनस आई का प्लस आर पर क्या होता है? डोमिनेशन यहां पर होता है। और अगर अपन मतलब आपके लेवल पर मैं बात करूं, किसके लेवल पर? आपके लेवल पर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चंस को सही करने के लिए अगर मैं बात करूं, तो आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन में बोलता है मुझे इसमें इंक्लूड मत करो, हालांकि इसकी रियलिटी थोड़ी अलग होती है, बहुत अलग होती है इसकी रियलिटी, बट दैट कांट बी डिस्कस्ड एट योर लेवल। उसको मैं आपके लेवल पर डिस्कस नहीं कर सकता, बट आप इसमें फ्लोरीन को अलग ही रखो। किसको रखो? फ्लोरीन को अलग ही रखो। यानी कि अगर अपन बात करना चाहें हैलोजेंस की, किसकी बात करना चाहें? हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस के दो इफेक्ट लगते हैं, अभी आपने देखा। एक हैलोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस एम, लगता है कि नहीं लगता है? और एक हैलोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई। प्लस एम से ये कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और माइनस आई से ये कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? और इनका डोमिनेटिव इफेक्ट कौन सा है? इनका डोमिनेटिव इफेक्ट कौन सा है? प्लस एम या माइनस आई? माइनस आई। सो दे आर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दे आर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये कुल मिलाकर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। कुल मिलाकर ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? यानी कि अगर हेलो, इसमें फ्लोरीन का नाम मत लेना, बस किसका नाम मत लेना? फ्लोरीन का। फ्लोरीन एकदम अलग है इनमें से, एक्सेप्ट फ्लोरीन लिखी गई है सारी बातें। तो अगर कोई हैलोजन कार्बोकेटाइन पर जुड़ेगा एक्सेप्ट फ्लोरीन, तो उसको स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? आप बताइए, स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? डिस्टेबलाइज करेगा। ध्यान से सुनना, तबीयत से सुनना भाई लोगों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। छापने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपकी फाइल कभी भी सुलट सकती है, क्योंकि आप हैलोजेंस पर ज्यादा बात करते नहीं है। दो कार्बोकेटाइंस आपके सामने दिए गए हैं। कैन यू टेल मी विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट डेफिनेटली, क्योंकि हैलोजेंस का ओवरऑल नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है कि नहीं होता है? तो ये कुल मिलाकर डिस्टेबलाइज ही करता है कार्बोकेटाइन को। सो फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंड। बिल्कुल सही है, सोचना भी मत। अगर कुछ तेरे दिमाग में और बातें आ रही हैं तो निकाल दे कचरे को दिमाग से। क्या कर दे? निकाल दे कचरे को दिमाग से। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लगाकर दे दिया है? ब्रोमीन, एंड आई वांट टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू केटाइंस। टेल मी विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? कौन सा? फर्स्ट डेफिनेटली। हैलोजन जो है एक्सेप्ट फ्लोरीन डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन बिकॉज देयर ओवरऑल इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देयर ओवरऑल इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। छापिए, आगे बढ़ूंगा।
जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोग, खतरनाक लेवल पर बातें चलती है। अरे म्यूट करके कुछ पर्सनल बातें चलती हैं बस। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोगों। जब भी हम किसी ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो उसका ओवरऑल रिजल्ट होता है। अगर कोई आर भी लगाता है, आई भी लगाता है, जैसे OCS3 कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो माइनस आई से खींचता है, प्लस आर से देता है, लेकिन डोमिनेटिव इफेक्ट कौन सा है? प्लस आर, तो हम उसको डोनेटिंग ही बोलेंगे। ये अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब मैंने यहां लिख दिया हैलोजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मींस ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हम इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और आप पेज पलट के लिख सकते हैं, देख सकते हैं, अगर केटाइन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो उसने उसको डिस्टेबलाइज ही किया है। क्या किया है? डिस्टेबलाइज। वो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक तो उस पर चार्ज है पॉजिटिव, एक ऊपर से इलेक्ट्रॉन की कमी भी है उसके ऊपर। एक तो चार्ज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन की कमी भी है। इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरीके से डिस्टेबलाइज्ड होता है केटाइन। सल्टा दिया है क्या सभी ने? अब एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच में और देखना, जो बातें मैंने आपको बोली हैं उससे आपको इस क्वेश्चन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। इससे पहले पता नहीं तुम क्या क्या देखते रहते थे, क्या क्या वो रिजल्टेंट लिखते रहते थे। बताओ दोनों के बीच में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड में इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? अब एक क्लोरीन स्टेबलाइज करेगा क्या कभी? क्या करेगा? डिस्टेबलाइज। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा। हाँ या ना? बोला था कि नहीं बोला था? कुछ नहीं बोलना, अभी इसमें कुछ भी नहीं बोलना। पिछली बार तुम क्या पढ़ रहे थे? यहाँ 2p पाई 2p पाई 3p पाई 3p पाई, फिर माइनस, पता नहीं क्या क्या रिजल्टेंट के चक्कर में पड़े हुए थे। एक लाइन में खत्म कर दिए सारी कहानी। चलिए, उधर जो बोला है उसको एक बार दिमाग में उतार लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन 2 ही कोड़ी का है। कितने कोड़ी का है? 2 कोड़ी का है, जिसको फ्लोरीन का रोल क्लियर हो गया है। लीजिए, अब आप बात करेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन। अभी तक क्या बातें हो रही थी सर? अभी तक तो ऐसे ही रैंडम चल रहा था। स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन, अगर अलग अलग कैटेगरी के केटाइन हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर हम उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे? भाई लोगों ध्यान से सुन लेना, तबियत से सुन लेना। मैं इसमें एक को हटा रहा हूं, CPM को। किसको हटा रहा हूं? क्योंकि नीट उस पर बात ही नहीं करने का। सबसे पहले ज्यादा कौन से होते हैं? रेजोनेंस वाले। अब रेजोनेंस में भी बहुत सारे हैं। एरोमेटिसिटी रेजोनेंस की वजह से ही होता है क्या? यस। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस की वजह से ही होता है क्या? यस। और नॉर्मल रेजोनेंस भी होता है जहां बैक बॉन्डिंग भी नहीं होती और एरोमेटिसिटी भी नहीं होती है। तो सबसे पहले वो कार्बोकेटाइन आएंगे जिनका पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर है? एरोमेटिसिटी के अंदर। सबसे पहले हमारे सामने आएंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, जिनमें चार्ज एरोमेटिसिटी के अंदर होता है। क्लियर? और इसमें अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार के कार्बोकेटाइन आने वाले हैं। ये देखिए, ये कार्बोकेटाइन अगर हम लेकर आते हैं, कौन सा? ये वाला कार्बोकेटाइन अगर हम लेकर आते हैं तो ये कार्बोकेटाइन, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आपका किसमें है? एरोमेटिसिटी के अंदर है। गौर से देख लीजिए। और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी के अंदर है। बोथ कार्बोकेटाइंस आर एरोमेटिक।
टेल मी विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट. गजब का स्टेबल है फर्स्ट कार्बोकेटाइन, because smaller rings have more aromatic character. This is absolutely correct. 10 raised to power 3 times more stable है. 10 raised to power 3 times more stable है पहले वाला कार्बोकेटाइन. ये ध्यान रखना भाई इसका. क्लियर? नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं वो कार्बोकेटाइन्स जिनमें क्या देखने को मिलेगा आपको? बैक बॉन्डिंग. कौन से? बैक बॉन्डिंग. और आप इनको देखना बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, और जो जो इनको इग्नोर कर देगा उसका मामला क्या मिलेगा? साफ. जैसे मैं बताता हूं, पहले आप ध्यान से सुनते रहें. मान लीजिए ये कार्बोकेटाइन आपके सामने आ गया. कौन सा कार्बोकेटाइन? ये. आप पता क्या लगाओगे? धड़ाम से OCH3 का माइनस आई. क्या लगाओगे? OCH3 का माइनस आई. अगर वो लोन पेयर ऐसे बना के दे दे तो शायद तुम +R लगा दो. हाँ सर, उसको लोन पेयर बना के देने पड़ेंगे. नहीं, वो लिख नहीं देगा ब्रैकेट में बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड. इतना करेगा तो आंसर ही बता देगा आपको. ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि बाजू वाले के पास क्या लोन पेयर अवेलेबल है. यस. ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? तो ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस. इसी टाइप से मान लीजिए ये कार्बोकेटाइन आपके सामने है और नाइट्रोजन बाजू में आ जाए, तुम तुरंत इसका क्या लगाओगे? -I, और फाइल सुलट जाएगी. क्योंकि आप जानते हैं ये क्या करने वाला है? बैक बॉन्डिंग. क्या करने वाला है? बैक बॉन्डिंग. खटक से इसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन्स. अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो बताइए दोनों में से किस में बैक बॉन्डिंग बेटर होने वाली है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड. आप जानते हैं यहां ओवरलैपिंग क्या होगी? सेम. 2p पाई 2p पाई एक ही पीरियड के हैं. यहां पर भी क्या होने वाला है? 2p पाई 2p पाई. जब ओवरलैपिंग सेम हो जाती है देन वी गो फॉर En. और ऑक्सीजन की En ज्यादा है और नाइट्रोजन की En कम है, इसलिए नाइट्रोजन बेटर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट फिर हमारे सामने आएगा नॉर्मल रेजोनेंस. कौन आने वाला है? नॉर्मल रेजोनेंस हमारे सामने आने वाला है. नॉर्मल रेजोनेंस. नॉर्मल रेजोनेंस का मतलब सर समझे नहीं हम. ध्यान से सुनना मेरी बात को. ये देखिए ध्यान से, ये हमारे सामने कौन सा कार्बोकेटाइन है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन है. कौन सा कार्बोकेटाइन है? बेंजाइल. मैं जितने सवाल पूछूं उतने सवालों के जवाब देना. क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? यस डेफिनेटली. क्या पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है? नो. रिंग करंट में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है, वो भी एरोमेटिक, लेकिन उनमें चार्ज एरोमेटिसिटी के अंदर है. क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं आया? और अगर अपन इसका कंपैरिजन इसके साथ करना चाहें तो बताइए क्या ख्यालात है? ये 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, इसका 1 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या मिलेगी? ज्यादा. एग्री करते हो क्या? ये नॉर्मल रेजोनेंस हो गया है. नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो फिर हमारे सामने कौन आएगा? हाइपर कॉन्जुकेशन. कौन आने वाला है? हाइपर कॉन्जुकेशन. अगर आप गौर से देखें, क्या देखें? गौर से, तो यहां से यहां तक मैंने रेजोनेंस ही कवर किया है. कभी रेजोनेंस से एरोमेटिसिटी आ रही है, कभी रेजोनेंस से बैक बॉन्डिंग आ रही है, कभी नॉर्मल रेजोनेंस आ रहा है. रेजोनेंस के बाद कौन आता है? हाइपर. तो हाइपर कॉन्जुकेशन में अगर मान लीजिए आपके सामने ये वाले कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं, ध्यान से सुनते रहना. ये कार्बोकेटाइन हमारे सामने दिया हुआ है. फिर अगर अपन बात करना चाहें, ये कार्बोकेटाइन हमारे सामने दिया हुआ है. फिर अगर अपन बात करना चाहें, ये कार्बोकेटाइन हमारे सामने दिया हुआ है. क्लियर? तो क्या ख्यालात है? देखिए, क्या इनमें तीनों में से किसी में रेजोनेंस है? नहीं है. हाइपर है. यस. कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन sp3 होना चाहिए. कितने अल्फा H हैं? 3. इसमें कितने हैं? 6 अल्फा H. आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं क्या? चलिए देखा जाएगा आज. नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कितने अल्फा H हैं? 9. क्या हमें इंडक्टिव पर जाने की जरूरत पड़ी? नहीं. हालांकि इंडक्टिव से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद सुलट जाओगे. तो इसमें पहले से ज्यादा स्टेबल दूसरा, दूसरे से ज्यादा स्टेबल तीसरा रहेगा कि नहीं है? कौन बोल रहा है? हाइपर कॉन्जुकेशन. फिर हमारे सामने आएंगे ऐसे जिनको आप इंडक्टिव के बेसिस पर स्टेप एक्सप्लेन कर पाओगे. किसके बेसिस पर? इंडक्टिव. सर मैं नहीं समझ पाया, समझाऊंगा मैं, इसीलिए तो आप लोगों से फीस ली गई है. ये देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है. ये देखिए यहां पर आपने क्या लगा दिया? ये डी है, ओ नहीं है. क्या है? डी है. यहां पर पॉजिटिव चार्ज है. फिर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने कैसा चार्ज है? टी. पॉजिटिव चार्ज है. ये लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर आपके सामने क्या है? CH3+. फिर कौन है? CD3+. फिर कौन होता है? Ct3+. कैन यू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज 3 केटाइंस? सबसे पहले किसी में हाइपर कॉन्जुकेशन है? नो. अल्फा कार्बन कहां है बे? है क्या? नहीं.
तो किसी में भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, इंडक्टिव है। आप बताइए सी डी बॉन्ड और सी टी बॉन्ड में से किसका प्लस आई ज्यादा होता है? डी ज्यादा लगाता है कि टी? टी बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? तो इसमें इनका प्लस आई क्या लगेगा? ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें तो होता ही नहीं हाइड्रोजन का, तो इससे ज्यादा स्टेबल ये, और इससे भी ज्यादा स्टेबल ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? इंडक्टिव। और नेक्स्ट हमारे सामने बसते हैं ये वाले कार्बोकेटाइन, और ये वाले कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होंगे। ये पहला ही क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये एक्सप्लेन करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। डबल पर पॉजिटिव, डबल पर पॉजिटिव या ट्रिपल पर पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? लिस्ट। इनमें सबसे आखिर में मिलेंगे, इवन इंडक्टिव वाले भी इनसे आगे आ जाएंगे। क्लियर? तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहता है, आई विल एक्सप्लेन इन द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। क्लियर? तो ये इन जर्नल हमारे सामने एक ट्रेंड फॉलो होगा। सबसे ऊपर एरोमेटिक वाले आएंगे, फिर बैक बॉन्डिंग वाले आएंगे, फिर नॉर्मल रेजोनेंस वाले आएंगे, फिर हाइपर, देन इंडक्टिव, और फिर डबल एंड ट्रिपल पर पॉजिटिव चार्ज है वो। ये सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन रहने वाले हैं। क्लियर? छापिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाइए, ले जाऊंगा इसको मैं। ये पॉजिटिव चार्ज है। बैक बॉन्डिंग को ना भूल जाना। बैक बॉन्डिंग अगर आपने भुला दी तो आपकी जीवन में उथल पुथल हो सकती है। हाँ, ये कौन है? जल्दी जल्दी सुलटाओ। सुलटा दिया है? खतरनाक बातें तो चलती रहनी चाहिए। सुलटा दिया है क्या? एक बार ये फोटो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस चलेंगे। और अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो बिना मुंडी के आज घर जाओगे। हॉस्टल वाला तो ठीक है, नीट वाला नहीं बैठने देगा, क्योंकि उसका तो अलग ही काम चलता है। क्या बोला? अलग श्रेणी के आदमी हैं आप, उच्चतम श्रेणी। एक होते हैं डैश, एक होते हैं डबल डैश। सुलटा दिया है क्या? इधर वाला तो साफ कर दिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन आ रहे हैं, ईमानदारी से अपना दिमाग चलाकर आंसर देना है। क्या? दिमाग। फालतू का कोई सवाल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब आपको सोचना है इंडक्टिव है, रेजोनेंस है, हाइपर है, क्या है, आपको सोचना है, क्योंकि वहां ब्रैकेट में नहीं लिख कर आता एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द केटाइंस।
कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ केटाइंस। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ केटाइंस। केटाइन की स्टेबिलिटी का मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। केटाइन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है आपके बॉन्ड एनर्जी से। किससे? बॉन्ड एनर्जी से। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मॉलिक्यूल स्टेबल है तो केटाइन स्टेबल नहीं होगा क्या? बेटा कौन केटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन केटाइन कम स्टेबल है, ये पता किया जाता है बॉन्ड एनर्जी से। कि हम जब उस बॉन्ड को हिट्रोलाइटिकली क्लेवेज कर रहे हैं तो कितनी बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अगर कोई चीज स्टेबल होगी तो आप जानते हैं आसानी से बनेगा, एनर्जी क्या चाहिए? कम। और अगर वो मुश्किल से टूट रहा है बॉन्ड तो मतलब वो चीज क्या है? अनस्टेबल है। यहीं से कंपैरिजन होता है। चलिए पहला क्वेश्चन वही रहेगा जो आपको बोला गया था। पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारे सामने यही है। इसे हम बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन। सी प्लस का मतलब क्या रहता है? कार्बोकेटाइन। ये नंबर 1 हमारे सामने है। फिर हमारे सामने रहेगा फिनाइल कार्बोकेटाइन। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिनाइल कार्बोकेटाइन, these are highly unstable carbocations. They are not formed as an intermediate in a chemical reaction. कुछ रेयर केसेस में ही है, जैसे आप जानते हैं N2+ ही ऐसा बना सकता है। N2+ एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, वही ऐसा खेला खेल सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के बीच में आ चुका है। CH3+ हमारे सामने है नंबर 1। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो CD3+ हमारे सामने है नंबर 2। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो CT3+ हमारे सामने है नंबर 3। फिर अगर अपन बात करें तो यहां पर हमारे सामने दिया हुआ है CH3 CH2+ नंबर 4। फिर यहां पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन के नाम से इसको जाना जाता है। फिर हमारे सामने है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन नंबर 6 पर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के बीच में मौजूद है। कोई आजू बाजू वाले से नहीं पूछेगा और बाजू वाले की नोटबुक से आंसर देखकर नहीं बताएगा, क्योंकि वहां पर आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। अभी तो तुम सोचते हो नहीं, फिर एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के बोलते हो मैं कैसे सोचूं, मैंने तो सोचने के लिए मास्टर रखा था, वो अब आया ही नहीं। तो हर क्वेश्चन में आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए। हाँ, अबे बातें नहीं। ठीक है, वो बोल लेता है, तुम्हें क्या दिक्कत होती है? तुम पीछे पीछे बोलते हो, डिस्टरबेंस होता है, तुम उससे भी ज्यादा डिस्टर्ब करते हो। वो एक बोलता है बेचारा, तुम 5 बोलते हो उसके पीछे पीछे। क्वेश्चंस आ चुके हैं आप लोगों के बीच में, जल्दी जल्दी सुलटा देना। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग का दही कर देंगे। अभी तक बहुत हल्के लेवल के क्वेश्चन, अभी तक मतलब बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चंस हैं। हो सकता है ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते हो, कुछ लोगों को आंसर याद हो चुके हैं इनके, मैं जानता हूं। एक क्वेश्चन डंकाएगा काफी देर के बाद और उसमें लगभग सभी की फाइल सुलट जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम बुजुर्ग लोगों के साथ एक ही दिक्कत है, तुम्हें आंसर याद है, और जिनको भी आंसर याद है उनको कोई नहीं बचा सकता। तुम मत बोल, वरना किसी दिन तेरे को सारे मिलके धर लेंगे। ये लो, ये खुली लड़ाई के लिए तैयार है। चलिए बातें खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बातें खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुलटा दिए हो क्या? आराम से एकदम, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये सोचो कि फाइनल नीट के पेपर में आए हुए क्वेश्चन सही, एक बार में सही आंसर दो। तुम्हारी आदत होती है पहले गलत देते हो, फिर मास्टर बताता है हाँ 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 यही होना चाहिए था, इसीलिए क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव होते हैं।
केबीसी का गेम नहीं चल रहा है यहाँ पर कि भाई किसी से बात करके आंसर चेंज किया जा सकता है, नहीं, एक बार में सही आंसर आना चाहिए। और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं देता है कि तुम बाद में आंसर बदल सको, कि घर पर ले जाएंगे ओएमआर शीट को, सबसे मिल बांट के भरेंगे और फिर डाक के द्वारा उसको आगे भेज दिया जाएगा। एक बार में जो बच्चा सही आंसर निकालता है उसके नेगेटिव सबसे कम होते हैं। सुलटा दिया है क्या? बताइए पहले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? आंसर तो मैं पहले दे चुका हूं इसका। देखिए किसी भी आयन की स्टेबिलिटी इन जनरल अगर अपन बात करना चाहें, किसी भी आयन की स्टेबिलिटी इन जनरल किन चीजों पर डिपेंड करती है? वो केटायन है या फिर एनायन है? सबसे पहले किसी भी आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है साइज के ऊपर। आप जानते हैं, आपने आईओसी के अंदर पढ़ा है इस बात को, कि अगर जिस एटम के ऊपर चार्ज है वो लार्जर इन साइज है तो बड़े एटम के ऊपर चार्ज डिस्पर्स्ड होता है। चार्ज जितना ज्यादा फैला हुआ होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज। ये नंबर 1 फैक्टर हमारा होता है साइज। अगर साइज सेम हो जाती है तो हम किसके ऊपर आ जाते हैं? ईएन। दूसरा, अब जानते हैं पॉजिटिव पर अगर मोर ईएन पर पॉजिटिव लेस स्टेबल, लेस ईएन के ऊपर पॉजिटिव मोर स्टेबल। ऐसे आयन में नेगेटिव में बात करें तो मोर ईएन पर नेगेटिव मोर स्टेबल, लेस ईएन पर नेगेटिव लेस स्टेबल। तो फिर आता है ईएन, और जब ईएन भी सेम होने लगता है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पाले में आ जाती है बात। ये दोनों ही कौन डिसाइड करता है? आईओसी। अब अपन ने यहाँ पर भाई पार्टिसिपेशन कर रखा है, वरना तो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, इनऑर्गेनिक अलग, यहाँ पर अलग अलग मामला है, वरना केमिस्ट्री है। ये देखिए फिर हमारे आएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। कौन से आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ये बोलते हैं कि फिर स्टेबिलिटी उस खुद के एटम पर नहीं डिपेंड करेगी, तो उसके सराउंडिंग में जो एटम्स या ग्रुप हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब तक खुद के एटम पर है तो सारी बातें आईओसी करेगा, या तो साइज में फर्क मिले या ईएन में फर्क मिले तो आईओसी एक्सप्लेन कर देगा। और ये दोनों सेम हो जाए तो किसके पास आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स डिस्प्ले, मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे और ये पाले में आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये तीसरे नंबर पर ये सारी बातें इन जर्नल होती है। क्या होती है? इन जर्नल। आप जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर ऑलवेज नाम की कोई चीज नहीं होती है। आ जाइए पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। बताइए अगर अपन बात करना चाहें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp है कि नहीं है? यहां पर इस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और यहां पर अगर अपन बात करें तो sp ऑर्बिटल है। ये कैसा है? sp। और इसके अंदर s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। आप बताइए s कैरेक्टर ज्यादा तो en ज्यादा, ऐसे मामले में पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है क्या? मोर ईएन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। आईओसी ने बोला उठा के पीछे फेंक दो इसको, तो सबसे पीछे कौन चला गया? 3। अब इन दोनों के अंदर आईओसी एक्सप्लेन कर पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि दोनों की ईएन क्या हो चुकी है? सेम। अब आना पड़ेगा हमें किसके ऊपर? ओसी के अंदर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता है कि उसके आजू बाजू वाले एटम्स और ग्रुप जो हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आजू बाजू का मतलब क्या है सर? देखिए सबसे पहले, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के अंदर है? नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है? लोकलाइज्ड। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस। भले कंपाउंड एरोमेटिक है लेकिन इसका एरोमेटिसिटी के अंदर कोई रोल नहीं है। चलिए, तो यहां पर भी ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, कोई मतलब नहीं इनका। अब सुनो ध्यान से, इसमें ये डबल बॉन्ड है। देखो इसमें भी डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूं, तबीयत से सुनना मेरी बात को, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहूं तो आपको बहुत सारी चीज इसके अंदर कॉमन दिखाई दे जाएगी। ये देखिए, ढंग से सुनते रहना, ढंग से मेरी बात को सुनते रहना आप लोग। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इस प्रकार से है। यहाँ पर अगर अपन बात करना चाहें तो फिर से क्या है? डबल बॉन्ड। ये देखिए, ये ऐसा ही कंपाउंड है क्या? यस। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में क्या है? कॉमन। हटा दो, है कि नहीं है? अब इसके सराउंडिंग में जो लगा हुआ है उसके बारे में बात करो। बताइए ये कोई एल्काइल ग्रुप है क्या? आप बताइए, क्या ये कोई एल्काइल ग्रुप है? नहीं। एल्काइल ग्रुप में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये तो एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो एल्काइल को छोड़कर और एनाइन को छोड़कर कैसे इफेक्ट लगाते हैं? माइनस साइन। तो इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर? माइनस साइन। लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके बारे में बताओ, इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है उसके ऊपर? माइनस आई। माइनस आई स्टेबलाइज करता है कि डिस्टेबलाइज? आप बताइए फिर फर्स्ट एंड सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट। बीच में कौन आ जाएगा? सेकंड। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया है। थर्ड को सबसे पीछे किसने फेंक दिया? आईओसी ने।
फर्स्ट और सेकंड में किसने कंपेयर कर दिया? माइनस आई ने। ये दोनों में कॉमन है, इसकी तो हमने बात ही नहीं की। ये यहां से माइनस आई लगाएगा, ये यहां से माइनस आई लगाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। बताइए क्या आंसर आएगा? 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1 एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यहां से यहां स्टेबिलिटी बढ़ रही है इंडक्टिव से। किससे बढ़ रही है? इंडक्टिव से। और यहां पर कौन आ गया? हाइपर। कितने अल्फा एच हैं? 3। यहां पर कितने अल्फा एच हैं? 6। यहां पर कितने अल्फा एच हैं? 9। है कि नहीं है? तो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी। इन जनरल बोल सकते हैं? हाँ, इन जनरल ऐसा होता है। जो स्टेटमेंट आती है वो इन जनरल आती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। आपको सब अपने ऑप्शन के साथ रहना है। पहले वाले ऑप्शन के साथ कितने लोग हैं? चलिए, दूसरे वाले ऑप्शन के साथ कितने लोग हैं? कुछ अभी भी इस ऑप्शन के साथ हैं। एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। खा गए धोखा। इंडक्टिव देख लिया पहले। क्या देख लिया? इंडक्टिव। इसीलिए तो बेटा आखिरी में खेला खेलने के लिए रखा गया है। बताइए, CH3, CD3 और CT3। पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस, एक में भी नहीं है। फिर क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुकेशन, 3 अल्फा एच। यहां पर 3 क्या है? अल्फा डी। यहां पर 3 क्या है? अल्फा टी। है कि नहीं है? आप बताइए, कौन बेटर हाइपर कॉन्जुकेशन करता है? CH, CD या CT बॉन्ड? CH। वीक बॉन्ड, बेटर डिलोकलाइजेशन। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? फर्स्ट, फिर सेकेंड, देन थर्ड। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको आंसर देना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कितने लोगों का आंसर आ चुका है? एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यहां पर सारे क्या हैं? अल्फा हाइड्रोजन। देखो, यहां ये दोनों कॉमन हो गए। यस, 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच। अब इसमें CH बॉन्ड है और इसमें क्या है? CD। आप बताइए, CH3 और CD3 में से किसका प्लस H ज्यादा होता है? CH3 का। हाइपर कॉन्जुगेशन आंसर देगा। जिसने इंडक्टिव देखा उसका आंसर उल्टा आएगा। क्या आएगा? उल्टा। इसीलिए मैंने आखिरी में क्वेश्चंस रखे हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब इन दोनों में कंपैरिजन करो। देखिए, इन दोनों में ये तो क्या हो गया है? सेम। ये भी क्या हो गया है? सेम। अब देखो, यहां पर है CH3 और यहां पर क्या है? CT3। बताओ कौन बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? CH। तो इसलिए सबसे आगे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर इंडक्टिव से देखते तो आपका आंसर ये आता, बट ये आंसर सही नहीं है, इसलिए आखिरी में एप्लीकेशन रखी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है? कौन सा? 3, 2, 1। ये कितने लोगों का आंसर आया है? एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। किसी ने ये तो नहीं ले लिया है आगे? 2 से आगे ये तो नहीं ले लिया है? ये ब्रिज हेड एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या ये एग्जिस्ट करता है? नहीं। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट स्टेबल। डजंट एग्जिस्ट मतलब इसको तो उठा के पीछे फेंक देना, क्योंकि उसने ब्रेड रूल को सरेआम क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें फिर अब आगे कोई अभी बात पूरी नहीं हुई है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे? इसमें कितने करेंगे? 2 अल्फा एच। और इसमें कितने करेंगे? 5 अल्फा एच। अभी भी बहुत सारे परेशान हैं कि सर अल्फा एच तो 6 है, हाइपर 5 क्यों कर रहे हैं? है कि नहीं है परेशान? कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट अल्फा कार्बन, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट अल्फा कार्बन, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट अल्फा कार्बन, और सराय से देख के तो 6 आ रहे हैं, लेकिन आपने लिखा है 5, क्योंकि बेटा अगर इससे आपने हाइपर कॉन्जुगेशन करवा दिया तो बर्बादी के फॉर्म भर दिया आपने। किसके फॉर्म भर दिए? बर्बादी के। जिस चीज का डर था आपने वही करवा दिया। इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यही बनेगी क्या? सिग्मा बॉन्ड आएगा इधर और ये हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के। और जरा बताना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन नहीं सकती। यू गॉट द पॉइंट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 3, 3, 2, 1 एंड दिस इज अगेन करेक्ट आंसर।
ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ध्यान से सुनना, बहुत लोग अलग तरीके से आंसर देंगे। पता है, इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवा देते हैं। कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। अगर तुमने इसका रीअरेंजमेंट करवा दिया तो यही बन जाएगा। ये तो दिए हुए केटाइन बताना आपको। अगर आपने रीअरेंजमेंट करवाया है तो कार्बोकेटाइन चेंज हो जाएगा। तो आपको कभी रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। जब वो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे, जो दिया है उसी पर बात करनी है, जो दिया है उसी पर बात करनी है। नॉर्मली जब रीअरेंजमेंट बच्चा पढ़ लेता है ना, तब उसको दिक्कत होने लगती है कि सर ये तो रीअरेंज करके ये बन जाएगा ना। बन गया तो केटाइन सेम रहा कि दूसरा? तुझसे इसका पूछा गया था कि दूसरे का? इस पर बात कर। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे सामने क्वेश्चंस हैं 6। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई, क्योंकि अब क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ने लगेगा। क्या छापना है क्या कोई? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये तो। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगेगा। काफी देर के बाद एक क्वेश्चन ढंग का आएगा और जिसमें तुम्हारी फाइल क्या मिलेगी? सुलटी हुई। ऐसी बात नहीं है सर, हम भी बहुत खतरनाक लेवल के लोग हैं। हाँ मैं जानता हूं, आप बहुत खतरनाक लेवल के लोग हैं। जी जन, किसमें? हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक। रायते का सर अब तक थोड़ी रहता है राक्षस। क्या हो गया? फास्ट आज? शनिवार को कौन करता है भाई? ओके।
लीजिए भाई लोगों, क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में आ चुके हैं, दिमाग आपके पास है, चलाइए, चला दीजिए दनादन दनादन। मात्र एक क्वेश्चन ढंग का है अभी तक, मात्र एक क्वेश्चन ढंग का है, और उसमें आप सबकी फाइल साफ मिलेगी। नहीं मिलेगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक तो 3 बैचेज में डिस्कस हो चुका है। मैंने जहां जहां पढ़ाया है वहां वहां गलत ही आंसर आया उसका। मैं सबसे कंपेयर कर रहा हूं, सुबह वाले से बात नहीं कर रहा। सुबह एक छोटा वाला बैच भी है। चलिए दीजिए जवाब, जल्दी जल्दी दीजिए, टाइम से घर जाना है मुझे भी। हाँ, 5 क्लास हो गई है राक्षसों। कितनी हो गई है? 5। प्राइवेट नौकरी है ना बेटा, वो मत सोचो, मैं देख लूंगा, तुम इसका आंसर दो। हाँ, पहले वाले में आंसर दीजिए। पहले का आंसर 3, 2, 1। ये कितने लोगों का आंसर आया है? देखो, आपको अपने आंसर के साथ ऑनेस्ट रहना है, फर्क नहीं पड़ता सही है या गलत। ये कितने लोगों का आंसर आया है? और ये गलत आंसर है। 3, फिर आएगा 1, और फिर आएगा 2। चलिए, ये भी जिन्होंने रखा वो भी अच्छी बात। अभी तो सुनते जाओ। फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। ये कितने लोगों का आंसर आया है? एक दो तो होंगे, मेरे को पता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। बैक बॉन्डिंग को भुला दिया इतनी जल्दी तुमने। कार्बोकेटाइन के बाजू में लोन पेयर, क्या देखने को मिलेगा? बैक बॉन्डिंग। और मैंने क्या बोला था? सब भुला देना, इसको मत भुलाना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा जाएगा? थर्ड। क्लियर? अब बताइए, क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं। बीच में sp3 आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया है? तो यहां से ऑक्सीजन कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यहां से बैक बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। और माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंड होता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई सेकंड में, और सबसे कम फर्स्ट में। हाँ है ना? तो सबसे आगे आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट, और फिर आएगा सेकंड। किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आगे बढ़ते हैं। फिर से आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हालांकि आपसे उम्मीदें तो नहीं रखनी चाहिए। 4, 3, 4, 4 वो भी ले लेंगे। 4, 3, 2, 1। एक ये आंसर आ गया है। 4, 2, 3, 1। और भी कोई आंसर बचा है क्या इसके अलावा? दिस इज करेक्ट आंसर एंड दिस इज इनकरेक्ट आंसर। क्या खेला खेल रहे हो सर? क्या चल रहा है? सबसे पहले बताइए, क्या यहां बैक बॉन्डिंग का सुख मिलेगा इस कार्बोकेटाइन को? यस। बैक बॉन्डिंग बोल दीजिए, प्लस आर बोल दीजिए, कई बार। क्या यहां मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा भाई। नहीं सर, हमें लगा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पाई बॉन्ड को रेजोनेंस करने का मौका तो दीजिए जनाब। पाई बॉन्ड को अगर आपने रेजोनेंस करने का मौका दिया तो यह आ गया इसके बाद पॉजिटिव चार्ज। आ गया कि नहीं आ गया? तो कई बार एक सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी बातें नहीं बता पाती है, इसीलिए हमें एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। और ये देखिए, इसको रेजोनेंस भी मिला, बैक बॉन्डिंग भी मिला। तो इससे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया कि नहीं हो गया? और अगला तो एरोमेटिक है। गौर से देख, अगला कैसा है? एरोमेटिक है। गौर से देख, कैसा है? एरोमेटिक। क्या इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी? यस। कैसे? पाई बॉन्ड जाएगा इधर, पॉजिटिव आएगा इधर, ये ले बैक बॉन्डिंग। खतरनाक क्वेश्चन है कि नहीं है? लेकिन इसमें भी आप लोगों ने आंसर काफी ने सही दे दिया, काफी लोगों ने आंसर सही दिया, तारीफ करनी पड़ेगी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल? बार बार मैं आपको देखो बैक बॉन्डिंग पर ले जा रहा हूं, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं तू कितना ले जा, हम तो इग्नोर करेंगे। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसके अंदर? 3, 2, 1। 4 का है राक्षस? तो यहां पर बताइए कितने लोगों का आंसर आया है? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये भी गलत हो गया तो बस्ता पैक कर और घर जा, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है? 4, 3, 2,
1 and this is again absolutely correct answer. आप सुनना, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस? 3, यहां पर 6, यहां पर 9, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल। अच्छा, ये एरोमेटिक नहीं है क्या कंपाउंड? कंपाउंड तो है लेकिन चार्ज एरोमेटिसिटी में, क्योंकि रिंग करंट कितने का है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वहां पर पॉजिटिव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी के अंदर है। किसके अंदर है? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब है मॉक्स के नजदीक। क्लियर? तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा 4। फिर तो आपको पता ही है 1 2 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, प्लीज बताइए। क्या रहेगा? 2 1 4 3। ये कितने लोगों का आंसर आया है भाई? एंड दिस इज करेक्ट आंसर। दिस इज अगेन करेक्ट आंसर। अब आधे लोग हैं परेशान कि सर हो क्या रहा है भाई, दिमाग चलाओ। क्या चलाओ? दिमाग। और बिना दिमाग के आ गए हो तो ये आपकी पहली गलती है, क्योंकि दिमाग तो चाहिए। सोच, कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस? 1। कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस? 2। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, लोकलाइज्ड है। क्योंकि कई बार आदमी फ्लो में 1 2 3 साइकोलॉजिकल गेम भी खेला जाता है। बताया था डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इससे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सबसे आगे आएगा सेकंड, 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। फिर फर्स्ट, कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस? 1 पाई बॉन्ड के साथ। यहां ये रेजोनेंस में नहीं है, लोकलाइज्ड है। क्लियर? डबल बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये हमारे सामने स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपसे फिर से आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। बताइए क्या है? 3 4 2 1। ओके, और भी कोई बोल रहा था? 4 3 2 1। और भी कोई ऑप्शन बच गया है क्या? नीचे वाला ऑप्शन कितने लोगों का है? चलिए, बहुत सारे लोगों का है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। यस, कुछ लोगों का दिमाग चलने लगा, कुछ का घुटनों में था, अब चप्पलों में चला गया है। कहां चला गया है? चप्पलों में। मैंने बोला था ना बेटा, तुम्हें अल्फाज काउंटिंग नहीं आती, भले तुम कितने भी खुश हो लो। तुमने केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप क्वेश्चंस किए हैं, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन ही नहीं देखा है जिंदगी में। बताओ, 1 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस? यस। 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 रेजोनेंस में कोई रोल ही नहीं रहा। यहां पर कितने अल्फा एच हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन हैं। यहां पर कितने अल्फा एच हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे ही तुम काउंट करते हो ना? यस। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 9। ये क्या खेला खेल दिया सर आपने? कैसे? अच्छा, पाई बॉन्ड वाले भी काउंट कर दिए तुमने? देखिए, क्या यहां पर रेजोनेंस होगा? होगा। रेजोनेंस होने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बनकर आएगी क्या? गौर से देखिए, रेजोनेंस होने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बनकर आएगी क्या? यस। दोनों में मिला के 0 है, अल्फा एच है ही नहीं उसके पास। इसमें जब रेजोनेंस होगा तो बता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनकर आएगी। तबीयत से सुन लेना, क्योंकि चीजें हो रही हैं क्या खतरनाक। ये देख, बता, पॉजिटिव को हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी मिली? नहीं मिली। कितने अल्फा एच है? केवल 3। इसी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इसमें तो है ही नहीं। अच्छा, ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट? ये दोनों सेम है कि डिफरेंट? ये दोनों सेम है कि डिफरेंट? गर्दन तोड़ दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट बोलते रहते हो। आंसर भी दे दिया है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड और डिफरेंट? एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। कुछ भी बोलते रहते हो। कुछ तो बोलेंगे सर ये तो रीअरेंजमेंट करवा दिया आपने। ये रीअरेंजमेंट नहीं है, रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस। नेक्स्ट में आप बताइए, क्या यहां पर रेजोनेंस होगा? होगा। जब यहां पर हमारे सामने रेजोनेंस होगा तो आप बताइए कहां पर आ जाएगा पाई बॉन्ड? यहां पर पॉजिटिव चार्ज। यहां देखिए, इसमें 6 अल्फा एस थे। यस, इसमें कोई अल्फा एस नहीं मिला, इसलिए तुम खटाखट काउंट कर लेते थे, क्योंकि उसमें जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती थी उनमें अल्फा एच सेम आते थे काउंट करने के बाद। लेकिन यहां पर खेला खेला गया है, खेला खेला गया है। आप बताइए, अगर यहां पर रेजोनेंस हुआ तो पाई बॉन्ड इधर आएगा,
सुनना मुन्ना, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, सुनना और लोगों को भी बताना कि अल्फाबेट्स कैसे काउंट किए जाते हैं। तू भी सुनना और लोगों को भी बताना। इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 3 हैं कि नहीं है? इसमें कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाले 6 अल्फाबेट्स हैं कि नहीं है? अब मैं तेरे से एक बात पूछता हूं, सोच समझ कर बताना। ये एक ही कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या डिफरेंट की? एक ही कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द सेम कंपाउंड। क्लियर? चलिए आप बताइए इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है? अगर मैं बोल दूं इसको फर्स्ट और इसको बोल दूं सेकंड, तो बेटा जो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग थी ना उस पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? यही एक शानदार क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो अल्फा एच सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखकर बताए जाते हैं। अल्फा एच सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखकर बताए जाते हैं। अगर तुझे लग रहा है कि तूने ये बात पहली बार सुनी है तो नीट 2017 का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तू नीट 2017 का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इधर उधर भटकने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन अपने लेवल पर आते हैं। बस ये तो 2-3 साल से खेला नहीं कर रहा, वरना नीट हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे देके जाता था कि सब सुलटते थे उसके अंदर। और ऑर्गेनिक के अंदर तो आप जानते हैं थोड़ा सा भी चेंज किया मामला ही साफ मिलता है। मामला ही क्या मिलता है? साफ। बच्चे को पता ही नहीं चलता हुआ क्या है। तो अल्फा एच काउंट करने आए कि नहीं आए? बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। मैंने बोला था कि आपको अल्फा एच काउंट करने नहीं आते हैं, आपको लगता है कि आते हैं, भ्रम है। अबे जिसको भी घर जाना है जा सकता है। नहीं नहीं मैं जाऊंगा जब भी जाऊंगा। जल्दी से आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फ्लो फ्लो में है, सुलटा देंगे वरना तो सुलट जाएंगे। फ्लो फ्लो में सुलटा देंगे। कहां तक पहुंच चुके हैं? 12वें ने आपका 12वां कर दिया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 लीजिए भाई लोगों। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के बीच में हाजिर है, वो भी बिना किसी प्राइज मनी के। पैसे की तो बात ही नहीं करनी है। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और जब तुम डॉक्टर बन जाओ तो 5-5% का कट फिक्स कर देना, भेजते रहना। यही गुरु दक्षिणा होगी। और सर हमारा नहीं हुआ तो आप हमें पाल पाएंगे जिंदगी भर? ऐसा किसी गुरु ने नहीं किया है। हाँ मेरी किडनी और आंखों पे तो सबका ही नजर है, बाकी का तो पता नहीं। इसको तो जरूर सुलटाना है। इसीलिए मैं कभी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ, किसी भी रिलेटिव को लेकर जाता हूँ, खुद के लिए भी जाता हूँ, मैं पहले पूछता हूँ मुझसे पढ़ा हुआ है क्या? बच्चे बोलते हैं मैं आपको जानता ही नहीं, मैंने करवा लो इलाज। पढ़ा हुआ हो पता नहीं कौन से दिन का बदला निकाल ले कि उस दिन तेरे से डाउट पूछा था, टसन खा रहा था तू, अब तेरे को बेहोश कर दिया, बता क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 70 और 18, बस 2 क्वेश्चंस और। नीट ईयर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन नीट ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। हालांकि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स।
लेकिन यहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स की कोई बात करता ही नहीं है। बस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, कैसे आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, एक के लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। सुलटा दीजिए। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आप ये सोचो कि आप फाइनल एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं और यही आंसर आपने नीट में देकर आना है। आप क्या करते हैं, कैजुअली लेते हैं चीजों को क्लासरूम में, और वैसी से गलती होती है। हमारा दिमाग जैसा आप यूज में लोगे वैसा ही हो जाए। सुलटा दिए हैं क्या? आज में सुलटा दोगे क्या? बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहना चाहिए? 3, ओके, 1 1 2 3 3 1 2। हाँ, ऑप्शन पूरे कर दो राक्षस। चलिए, पहले आंसर के साथ कितने लोग हैं? 1, फिर 2 और फिर 3। पहले आंसर के साथ कितने लोग हैं? ये आंसर भी क्या है? सही है। दूसरे के साथ कितने हैं? 3 1 2। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। दोनों आंसर क्या है? करेक्ट है। इनफैक्ट मैं ज्यादा इस आंसर के साथ जाना चाहता हूं। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन आपके बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये फर्क होता है मीडियम का। फर्क क्या होता है? मीडियम का। कई बार हम केटाइन की जब स्टेबिलिटी चेक करते हैं ना, तो कई बार हम जो आंसर देते हैं वो गैस फेज में देते हैं, कई बार हम एक्वस मीडियम में देते हैं। जैसे आप बेसिक स्ट्रेंथ देखते हो, अलग अलग ऑर्डर आता है, और वहां पर आर के बदलने से भी ऑर्डर बदलता है। अगर गैस फेज में अपन डिफरेंट अमीन्स को बात करें तो गैस फेज में हमेशा 3 to 1 आता है, लेकिन वाटर के अंदर इथाइल में अलग ऑर्डर आता है और मिथाइल में अलग ऑर्डर आता है। तो यहां पर पूरा मीडियम बेस्ड बातें होती हैं, तो वो आपके लेवल पर तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन ये और ये दोनों ऑप्शन में रखते हुए से ही एडवांस ने क्वेश्चन पूछ लिया था, शायद साल 2017 था। कौन सा था? 2017। उसने SN1 की बात कर दी थी। किसकी बात करती थी? SN1। अब SN1 दो तरीके से होता है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, आप जैसे देखते हो, और एक आपके डी ब्लॉक मेटल केटाइंस करवाते हैं, जैसा आपने AgNO3 के साथ देखा। देखा कि नहीं देखा? तो वहां पर उसने मेंशन नहीं किया, और मेंशन नहीं किया तो उसने दोनों आंसर को करेक्ट कर दिया। दोनों आंसर को क्या कर दिया? करेक्ट कर दिया। तो जब तक हमें पूरा नहीं बताया जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अब मुद्दे की बात क्या है, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन AIPMT में आ चुका है और AIPMT ने इस आंसर को दिया था। किस आंसर को दिया था? इस आंसर को दिया था। अब AIPMT ने बहुत सारे रायते फैलाए हैं, और हर एग्जाम रायता फैलाता है। क्या नीट ने नहीं फैलाया? फैलाया है। -I के 2 ऑर्डर सही थे, याद है कि नहीं? एक क्वेश्चन 2 ऑर्डर सही थे, एक को सही दिया, एक की बात ही नहीं की। ऐसे ही AIPMT ने तो H3O+ को इलेक्ट्रोफाइल मानने से मना किया हुआ है। बहुत सारे रायते फैलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, तो हमें दोनों के लिए प्रीपेड रहना है। किसके लिए लेना है? दोनों हमारे दिमाग में होने चाहिए। क्या पता ये ऑर्डर दे ही ना, मान लो 4 ऑप्शन में से ये ऑर्डर ही नहीं, तो क्वेश्चन थोड़ी छोड़ देंगे हम। तो हमें इसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि ये दोनों ट्रेंड क्या है? सही है। शायद मैंने आपके साथ कभी पहले बात की थी कि कोई बोले टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है, सही है। और कोई बोले बेंजाइल कार्बोकेटाइन टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है, ये भी सही है। दोनों बातें क्या है? सही है। दोनों बातें मीडियम डिपेंडेंट हैं। हमें दोनों का पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर जब जाएगा ऑप्शन बेस्ड जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन बेस्ड जाएगा।
लेकिन हमारे दिमाग में बातें होनी चाहिए। बेंजाइल बोला है, बेंजाइलिक नहीं बोला मैंने, बेंजाइलिक नहीं बोला। कल पता वो क्या खेला खेलेगा, यहां से क्या करेगा, एच हटाकर मिथाइल मिथाइल लगा देगा, तो फिर तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गया ना इसमें, तो फिर तो यही आगे आ जाएगा। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, बेंजाइल, बेंजाइलिक नहीं। क्या होना चाहिए, बेंजाइल। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, बच्चों को डिफरेंस नहीं क्लियर होता है। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, अगर यहां से एक भी एच और हटा दिया तो फिर वो बेंजाइल नहीं, क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक। और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का पापा है। क्या है, पापा है। क्यों, क्योंकि इसके पास केवल रेजोनेंस था बेचारे के पास, इसमें रेजोनेंस प्लस हाइपर दोनों आ गए हैं, 6 अल्फाइड्स आ गए उसके पास। कितने अल्फाइड्स आ गए, 6 अल्फाइड्स। तो ये ध्यान रखना है कि ये दिया है या ये दिया है। यू गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। 4 3 1 2, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। इस बार आप बैक बॉन्डिंग नहीं भूल पाए, हालांकि मेरे से गलती से लोन पेयर लग गए थे, तो तुम्हें चमक गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 15। 2 1, बैक बॉन्डिंग याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तुम सुलटोगे बैक बॉन्डिंग भूलते ही, इसीलिए मैंने बार बार बैक बॉन्डिंग पर ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आखिरी रहेगा, अगला क्लास में डिस्कस होगा। बाकी कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। देखिए इसमें ये पोलर पाई बॉन्ड है, कैसा पाई बॉन्ड है, पोलर। यहां पर आता है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर आता है पार्शियल नेगेटिव। एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्जेस हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, पोलर पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पर कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, लिख देना इसको। केटाइन एडजेसेंट टू द पोलर पाई बॉन्ड इज हाईली अनस्टेबल। केटाइन एडजेसेंट टू द पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड के एडजेसेंट पर होना हाईली अनस्टेबल होता है। अब पता है ये आपको दिखाई देगा यहाँ के बर्न के टेस्ट में, जैसे MAAY में आया था, इसमें लिखा हुआ था इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। केमिस्ट्री तो छोड़ो, इंग्लिश बहुत खतरनाक लिखी, पॉसिबल वर्ड की बात नहीं करते हम कभी भी। क्लियर, आपने इतनी केमिस्ट्री पढ़ी है, कहीं पॉसिबल वर्ड देखा है? आप भी बाहर आके बच्चे बोलते हैं मास्टर से, सर ऐसा पॉसिबल है क्या? बच्चा बोलता है, मास्टर बोलता है नहीं नहीं, पॉसिबल की बातें नहीं होती हैं, केमिस्ट्री में फिजिबिलिटी की बातें होती हैं। किसकी बातें होती हैं, फिजिबिलिटी की। डेल्टा जी भी किसकी बात करता है, फिजिबिलिटी की या पॉसिबिलिटी की, फिजिबिलिटी की बातें होती हैं कि भाई गिवन कंडीशन पर वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो पोलर पाई बॉन्ड के बाजू में कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, क्योंकि एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्जेज आ जाता है। आप जानते हैं पोलरिटी होगी बॉन्ड के अंदर, डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन ये बोलना इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि लोगों को रेजोनेंस पता ही नहीं है। रेजोनेंस अलग है, कॉन्जुगेशन अलग है कि नहीं है? तो इन टाइप के क्वेश्चन से बचेंगे। इसका एक बार आप आंसर दे दो, बाकी बात अपन अगली क्लास में। कौन सा, 2 इज मोर स्टेबल देन 1, ये हमारे सामने सेकंड है। बताइए एक किस हिसाब से आपने आंसर दिया, किससे? कुछ लोगों का मानना है फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, ऐसे भी है क्या? ये तो गलत है, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। नीट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, नीट का है। और जो मैं आपको अल्फा एस काउंट करना सिखा रहा था ना, उसी पैटर्न पर जाएगा क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चे देखेंगे 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, हाँ 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, हाँ 1 अल्फा एच, 1 अल्फा एच, ओहो ये NO2 नजदीक है, -I ज्यादा, ये NO2 दूर है, -I कम, सेकंड ज्यादा। ऐसा ही सोचा है क्या? बहुत घटिया सोचा है, ऐसा सोचा है तो, क्योंकि इससे आंसर नहीं आएगा, इससे अगला ही क्वेश्चन का आंसर एकदम पलटी मार जाएगा। दोनों क्वेश्चंस अगली क्लास में डिस्कस होंगे, तो अभी इन पर खोपड़ा खराब ना करें, बस धीरे धीरे सोचते रहें, जिसको समझ में आ जाए। मान लीजिए यहां पर H है, यहां पर E है, ये है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस होने वाले हैं। यहां पर H है, यहां पर E है, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये OCS3 है, इसको बोला है फर्स्ट और इसको बोला है सेकेंड। बताइए विच वन इज मोर स्टेबल? 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, लेकिन -I तो यहां ज्यादा लगना चाहिए था, -I से आएगा ही नहीं। इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ क्या होगी, बैक बॉन्डिंग। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा पहले भी आ चुका है,
रेजोनेंस करने के बाद पॉजिटिव लोन पेयर के बाजू में पहुंच जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 का डिस्कशन करेंगे अपन मंडे को। किसमें 18 में? अभी तुझे पता नहीं है, खेल अलग होगा। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा क्या? रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करने के बाद यहां जाएगा क्या? लोन पेयर के बाजू में बैक बॉन्डिंग। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से ही होता है बेटा। ये इनफैक्ट यहाँ का क्वेश्चन ही नहीं है। कहां से है ये? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स SEAR रिएक्शन में वापस से डिस्कशन होगा। SEAR रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को लेकर अभी कोई डिस्कशन नहीं होगा। अगली क्लास में डिस्कशन के बाद आप पूछ सकते हैं। अभी होल्ड किया गया है, आंसर आपके पास है, आप अपना दिमाग चलाकर आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।